नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि रवायत है, हम लोग शुरुआत से पहले थोड़ी सी भूमिका जरूर मानते हैं। तो आजकल जो मुद्दा छाया हुआ है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस पर पूरी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के जहां तक। और वो इसलिए भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के संदर्भ में और फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो मुकदमे चल रहे थे उन सभी के संदर्भ में ये कहा है कि 11 जगहों पर जो सर्वे के आदेश थे वो अब प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन असल फैसला क्या आया है, असल बात क्या हुई है, ये सब शायद उतना साफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अवनीश जी से पूछेंगे कि भैया ये पूरा मामला जो है थोड़ा संक्षेप में आप बता दीजिए और उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। अवनीश जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले प्रारंभ के सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी नमस्कार आलोक जी। देखिए, मैं आपको पता है मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूँ और ना ही कोई विधि विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं चीजों को तथ्यात्मक और जो फ्रेमवर्क है उसके दायरे में देखता हूँ, तो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत समझ में आती। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा टेक्निकली मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं। आपने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर जो रोक लगाई है वो जो 11 जगह सर्वे चल रहे थे वहां पर रोक लगाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां ऑलरेडी सर्वे चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो और चाहे बाकी जगह हो, मुख्य रूप से 4 जगह हैं। ज्ञानवापी है और इसके अलावा संभल है, अजमेर है और बाकी है जो भी है, वहां पर कहीं कोई सर्वे पर रोक नहीं लगाई गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो ये कहा है कि आज के बाद यानी कल के बाद जब तक यह केस हमारे पास लंबित है सुनवाई के लिए, तब तक कोई नया सर्वे ऑर्डर इनिशिएट नहीं होगा। यानी किसी नई जगह पर सर्वे अब नहीं किया जा सकेगा कोर्ट कमिश्नर द्वारा। तो ये कल का कुल अदालती आदेश आप कह लीजिए। अब आते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। इसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि पेशेंट था कौन। इससे पहले कि हम जाने कि अस्पताल की व्यवस्था क्या है, वहां दुर्व्यवस्था क्या है, वहां कितना भ्रष्टाचार है या वहां की सेवाएं कितनी अच्छी हैं, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम किस मरीज के जरिए वहां गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो हियरिंग की वो हियरिंग सर्वे रोकने के लिए नहीं था। पहली चीज, सर्वे न किए जाए इसके लिए नहीं था। और था भी कैसे था वो बता रहा हूं आपको। जो मुख्य पिटीशन थी, जो मुख्य केस था, वो अश्वनी जी द्वारा, जो लॉयर हैं, उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता और उसकी वैधानिकता को ही चैलेंज करते हुए दायर किया है बहुत पहले से। उस पर सुनवाई लंबित थी, वो सुनवाई नहीं हो रही थी। यानी कि अश्विनी जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये असंवैधानिक, गैर कानूनी है और ये एक्ट रद्द किया जाना चाहिए। साफ तौर पर उनकी अपील ये थी, उसकी हियरिंग कर रही थी। अब होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट, आप भी कहते हैं और हम सब जानते हैं, हमें नहीं अगर पता है तो ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसले देने के लिए नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जो कानून है उसकी व्याख्या करने के लिए होता है। तो यहां पर थोड़ा सा चरित्र तो बदला रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो डिसीजंस भी सुनाती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है कि हमारी मूल भूमिका जो है वो कानून की व्याख्या करना है, तो वो कभी कभी उसको ये भी ध्यान आ जाता है। ये गनीमत है। अब इसी केस में क्या हुआ, अश्विनी जी के मामले को वो सुन रही थी। यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चैलेंज किया गया था। यानी अगर उस पर फैसला अश्विनी जी के पक्ष में आ जाए तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा, अगर आ गया फैसला। तो कोर्ट ने चूंकि 1991 का ही वो मामला सुन रही थी, तो सर्वे को लेके जितने भी और रिटें दाखिल हुई हैं, कहीं संबल के लिहाज से, कहीं अजमेर के लिहाज से, कहीं ज्ञानवापी के लिहाज से, कहीं कोई जमियता उलम दाखिल किया है, यानी जितने भी ये आतताई बाबर के वंशी हैं उनकी तरफ से जो रिटें दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, खंगालो भाई और कौन कौन सी 1991 का नाम लेते हुए याचिकाएं हैं उन सबको हमारे पास ले आओ। तो ये बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच है, उन्होंने वो सारी याचिकाएं अपने पास मंगा लिया और उसके बाद एक ही साथ आप कह सकते हैं कि उसको क्लब कर दिया। क्योंकि अगर
मूल 1991 चैलेंज्ड है, तो फिर उसी को बेस बना के कि नहीं साहब 1991 वाला कानून है, सर्वे नहीं होना चाहिए, नहीं साहब 1991 वाला कानून है, संभल में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें थी। दोनों का लॉ भाई इसको भी रख लो सब पार्ट के रूप में। तो उसको सुनते हुए ये उन्होंने कहा कि जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं, ये केस जब तक हमारे पास पेंडिंग है, यानी कौन सा, जिसमें अश्विनी जी ने चैलेंज किया है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही, तब तक कहीं कोई नया सर्वे इनिशिएट नहीं। अब एक चीज जो कि बहुत जरूरी है साफ कर देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया क्यों, रोक क्यों लगाई, मैं ये भी जानने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए साहब, ऐसा है, आप जब 1991 का मूल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही विवाद में है, उसकी वैधानिकता ही मुकदमेबाजी में फंसी है, एक वकील उसको लेके लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा हुआ है, तो जब तक उसकी वैधानिकता पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक उसके होते हुए सर्वे के रास्ते हैं या नहीं हैं, ऐसी चीजों पर टेक्निकली रोक लगनी ही थी। और मैं कल सुबह से ही मुतमईन था, मेरी एक्स पोस्ट देख लीजिए, मैंने ये कहा था कि या तो अश्विनी जी को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैंसिल करा दिया, या वो कारण बनेंगे कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाए तब तक कहीं और कोई सर्वे नहीं हो, इस पर रोक लगेगी। ये साफ तौर पर, अब क्रेडिट या डिस्क्रेडिट किसको देना है, अश्विनी जी को देना है नहीं देना है, ये अलग इशू है। यानी कि जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अस्तित्व ही चैलेंज्ड है, तो फिर उसके होने की वजह से सर्वे न हो, यह भी प्रश्न बाद का हुआ। दूसरा, उसके होते हुए, जैसे कि चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि सर्वे के रास्ते खुले हुए हैं, ये भी दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल क्या हुआ कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये रद्द हो कि बना रहे। अगर रद्द हो गया तब तो मामला ही खत्म, तब तो सिविल सूट जैसे कोई होता है उसी तरह से सर्वे होगा किसी भी प्रॉपर्टी में। देखिए, सिविल सूट में होता क्या है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी, ये तो मंदिर है ना, ये तो मंदिर मस्जिद का विवाद है ना, अगर मैं आपके दुकान या आपके मकान पर कोई सिविल सूट दाखिल कर दूं और कहूं साहब वो जगह मेरी है, कोर्ट 3 तरह के एविडेंसेस लेता है। सबसे पहले एविडेंसेस लेता है शाब्दिक वाला, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कहेगा कि अवनीश जी आपका दावा किस आधार पर, हम कहेंगे कि इनके परदादा ने हमको वसीयत किया था व्यालोक जी के। व्यालोक जी कहेंगे धोत तोरी के वो वसीयत एकदम गलत है, हमारा जो है खसरा खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है, हम जो है इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेंगे, कोर्ट कहेगा ओके। दूसरा क्या होगा, हम कहेंगे कि नहीं साहब वहां कब्जा हमारा भी है, क्या बात कर रहे हैं, सामने घर के बाहर जो है अवनीश प्रिय शर्मा के नाम की तख्ती लगी हुई है, व्यालोक जी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है, मौका मुआयना, जिसको सर्वे बोलते हैं, वो चाहे मंदिर मस्जिद हो चाहे कोई भी जगह हो, तो वहां पर क्या होता है कि कोर्ट के पास, यानी जज साहब के पास ये भी रास्ता होता है कि वो खुद चल के कोर्ट से निकल लें और जाएं व्यालोक जी के उस मकान में और वहां जाके भौतिक सत्यापन करें कि देखें हाँ वाकई ये लोग जो कह रहे हैं वो कितना सच है और कितना गलत है। ठीक है, अब चूंकि अदालतें या जज साहब नहीं जाते तो एक प्रोविजन है, एक प्रोविजन उसमें फिर कोर्ट कमिश्नर का है। कोर्ट कमिश्नर का क्या मतलब, एक कमीशन बैठा दिया जाता है 4-5 वकीलों का, उसमें दोनों पक्ष के वकील भी शामिल कर दिए जाते हैं और कहा जाता है तुम लोग जाओ जी सर्वे करके ले आओ। अब उसको एक वैधानिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है उस सर्वे रिपोर्ट को, और उसके आधार पर कोर्ट जो है 1, 2, 3 स्टेप आगे बढ़ती है। तीसरा जो है वो कानून में क्या लिखा हुआ है, जैसे इस मामले में 1991 आ जाता है। तो ये 3 समुच्चय बनते हैं, इसके आधार पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर कुल मिला के मामला ये है कि मेरे लिए, मेरी छोटी समझ के हिसाब से ये होना ही था, क्योंकि 1991 के जो मूल अब्बा हैं उन्हीं के डीएनए पर सवाल उठा हुआ है कि ये अब्बा हैं कि नहीं हैं, यानी कांग्रेस का 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो जब तक अब्बा हुजूर के डीएनए का फैसला नहीं हो जाता कि ये अब्बा हैं या खारिज किए जाते हैं, अगर अब्बा खारिज कर दिए गए
91 का कानून अगर खारिज कर दिया गया, अश्विनी जी अगर मुकदमा जीत गए, तो फिर सर्वे खुलेआम होगा सिविल सूट की तरह। लेकिन अगर अश्विनी जी को मुकदमा हार जाते हैं, तब फिर उन्हीं प्रोविजंस के तहत जिसके तहत चंद्रचूड़ जी ने कहा था और ज्ञानवापी का सर्वे रोकने से मना किया था, संभल के सर्वे का ऑर्डर हुआ था, अजमेर के सर्वे का ऑर्डर हुआ था, और सर्वे के ऑर्डर लंबित हैं, ये सारे 1991 के होते हुए भी होते रहेंगे। इसलिए यह फैसला न खिलाफ है, बल्कि अगर इसमें यह है, अगर 1991 का चैलेंज वाला मुकदमा ना होता तो ये सर्वे पर रोक नहीं आना था। अब इसको चाहे आधी खुशी आधा गम कहिए, या कहीं खुशी कहीं गम कहिए, लेकिन ये अस्थायी रोक है, और जैसे ही मूल प्रश्न हल होगा तो फिर आगे की बात चलेगी। जी, इसके साथ एक चीज पर और ध्यान जाता है कि ये जो एक्ट है पूरा अपने आप में वो अवैधानिक तो है ही। देखिए, दरअसल कांग्रेस के जीन में ही कुछ आपातकाल और तानाशाही वाले जर्म्स हैं। इसीलिए आप लोगों को याद होगा, और जेन जी के दर्शकों को याद दिला दूं कि भाई 92 में जब सरकारें बर्खास्त हुई थी तो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में तो चलिए आपने इतनी बड़ी घटना हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सचमुच समझ लिया कि भाई वहां के लोग नहीं संभालने के काबिल थे, तो आपने सरकार बर्खास्त कर दी। लेकिन उसके साथ भाजपा की उस समय देश में 5 जगह सरकार थी और 5 को बर्खास्त कर दिया गया। ये कौन सा न्याय था? और इस पर कहीं कोई बात नहीं होती है। मैं तो देखता हूं, मैं दंग रह जाता हूं अवनीश जी, कि हमारी पीढ़ी के लोग भी इस पर बात नहीं करते हैं। मतलब वो आपकी नसों में सेकुलरिज्म इतना घोला जा चुका है, इतने आप रक्तहीन हो चुके हैं, आपका रक्त इतना ठंडा हो चुका है कि आप एक सामान्य सवाल नहीं पूछते हैं कि भैया तानाशाही छोड़ो, आपातकाल छोड़ो। ये एक राज्य के आधार पर 5 सरकारें बर्खास्त हुई, 5 राज्य सरकारें। ये कौन सा संविधान था और कौन सा न्याय था? और वही पंडित जी जो पूजा करते हुए पाए गए और जिनको बहुत आदर और स्नेह मिलता है दक्षिणी टोले से, तो खैर वो अलग बात है कि गांधी परिवार को उन्होंने जो किया उसके आधार पर थोड़ा बहुत आदर उनका बनना चाहिए। लेकिन यार सबसे बड़ा नासूर दोनों नहीं के टाइम का दिया हुआ है, वक्त भी और ये भी। कमाल, मतलब तुला को, ठीक है अल्पमत की सरकार थी, चाणक्य थे, चलाया, उसी समय वो सूटकेस कांड भी हुआ। हमारे यहाँ तो चाणक्य का मतलब भी भाई हम लोगों ने इतना गर्हित कर दिया है कि जो सबसे भ्रष्टतम तरीकों से सत्ता किसी तरह बचा ले वो राजनीति का चाणक्य है। अद्भुत है ये बात। बहरहाल ये विशेष अधिनियम था अवनीश जी, और इस पर भाजपा का सख्त विरोध भी था। लेकिन मैंने कल बहुत शोध करने की कोशिश की, बहुत गूगल फूगल किया, तो मुझे इस पर कोई खास जानकारी नहीं मिली कि इस पर वोटिंग हुई भी थी कि नहीं। हालांकि विशेष अधिनियम देखकर और सीधे राष्ट्रपति के पास गया था और उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका मतलब कि ये कुछ अध्यादेश टाइप का मामला था जो जिसमें संसद को शायद बाईपास किया गया हो या क्या किया गया था। जी नहीं, ये ऑर्डिनेंस नहीं था, ऑर्डिनेंस नहीं था। लेकिन कांग्रेस का यूपीए 1 और यूपीए 2 में बिल पास कराने का एवरेज टाइम जानते हैं क्या रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट दर्शकों, 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब उस 4 मिनट में बिल पेश किया गया, बिल टेबल किया गया, टेबल करने के बाद चेयर उसको इंडोर्स किया, इंडोर्स करने के बाद मतदान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चौथे मिनट को पूरा होते होते वो बिल पास कर दिया गया। ये रहा है एवरेज टाइम। तो विपक्ष को कितना वेटेज मिलता था यूपीए 1 यूपीए 2 में, कितना समय मिलता था, ये कांग्रेसी इतिहास है। हम इस पर नहीं जाएंगे, इस पर जाएंगे तो 4 घंटे और अंतहीन चर्चा हो जाएगी। हम 1991 पर चले आए साहब। इस समय देश की जुडिशरी खुद खतरे में। मैं आतंकित हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, यहां के जज मालिकान साहब गंभीर खतरे में हैं। इस देश की जुडिशरी पर महासंकट आया हुआ है, और महासंकट इसलिए आया हुआ है
कि इसी देश की जुडिशरी से कुछ हलकों से अब असलियत वाली बातें, यानी सही बातें, खरी बातें निकल के आ रही। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था और तमाम दर्शकों को यह पता होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मामला। शेखर यादव साहब ने क्या कहा था? उन्होंने वही बात कही थी जो खरा सच है। बीएचपी के कार्यक्रम में जाने के बाद उसके आगे का डेवलपमेंट कल हम लोगों ने ये बात की ही थी आप ही के साथ कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने का मामला चल रहा है, यानी उनको उनके जज के पद से हटाने की बात चल रही है। वो हटेंगे नहीं हटेंगे, बहुत ऐसे तमाशे देखे गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बैठ के जो है वो राजनीतिक भाषा पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, तो वो जमाने भी देखे गए उन जजेस का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन शेखर यादव जी के साथ क्या हुआ है ये महत्वपूर्ण है। कल ही शेखर यादव जी जो जस्टिस के रूप में रेप, हत्या, बलात्कार, मतलब इस तरह के गंभीर मामलों की बेल सुनने वाली बेंच के जज थे, उनको उनके उस बेंच से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और उन्हें 2010 तक के फर्स्ट अपील का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल रिसेप्शन पर बैठा हुआ एक रिसेप्शनिस्ट जो पहला चिट्ठी आता है उसको खाली ऐसे मोहर लगाता है, मोहर लगा के वापस कर देता है कि हाँ व्यालोक जी आप जाइए, आपका ये कागज रिसीव हो गया। यानी क्लर्कियल जॉब, केवल रिसीव करना, इसको कहते हैं जुडिशरी की भाषा में फर्स्ट अपील। और वह भी 2010 के बाद की कोई भी केस की फर्स्ट अपील भी शेखर यादव जी नहीं कर सकते। आप इसे ये कह सकते हैं कि जैसे किसी आईएएस किसी ब्यूरोक्रेट को निलंबित करके, और निलंबन से ठीक पहले क्या किया जाता है, उसको हेडक्वार्टर अटैच कर दिया जाता है। तो शेखर यादव जी को खुद उनकी जुडिशरी ने, खुद उनके कॉलेजियम सिस्टम से उपजी व्यवस्था ने उनको हेडक्वार्टर अटैच कर दिया है। उन्हें कायदे से हाईकोर्ट का चपरासी बना दिया है कि जो केवल डाक रिसीव करके मोहर लगाएगा और मोहर लगाने के बाद एक पावती दे देगा। तो ये गंभीर खतरा सच बोलने पर शेखर यादव जी के साथ हुआ है। जहां इस देश की जुडिशरी के अंदर खुद इतने झंझावात चल रहे हो, तो निश्चित रूप से देश तो बदल ही रहा है और देश को बदलना ही है। आज ये बताइए, अश्विनी जी का 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको चैलेंज करने का मामला कितना पुराना है? क्या ये 2.5 दिन पहले हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन आज वो हियरिंग के लेवल पर पहुंचा है, चीफ जस्टिस खन्ना साहब की बेंच उसको सुन रही है। इसलिए अब मरहले इस तरह धीरे 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 निकल के सामने आएंगे। हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग, भाव मेरा भी कहता है कि यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। रोज रात को मैं सपना देखता हूं और देखूंगा एक हिंदू सनातनी होने के नाते। इसलिए मैं एक बहाना भी खोज के रखता हूं, वैचारिक रूप का बहाना। और जब मैं ये कहता हूं कि देखिए साहब, भारतवर्ष तो बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि और कोई इसकी संस्कृति हो ही नहीं सकती सनातन के अलावा। लेकिन हमें टेक्निकली भी अगर लिख के दे दिया जाए भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन क्या ये सपने मात्र से हो जाएगा? क्या ये एक वीडियो पर चिल्ला के और 1-2 लाख के व्यूवरशिप खा के कि वाह वाह शानदार, एकदम तोड़ दिया, इससे कुछ हासिल हो जाएगा? नहीं हासिल होगा। हासिल उसी से होगा, मैं बार बार कहता हूं, जो व्यवस्था हमने अपना रखी है, जिस व्यवस्था के तहत हमें चलना है फिलहाल, तब तक जब तक इस व्यवस्था को उखाड़ के कोई फेंक न दे। अब यहां से रास्ते क्या खुलते हैं, मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं। अगर ये जब इन्होंने कह दिया है कि जब तक हम ये सुन रहे हैं, और ये फाइनल चीफ जस्टिस की बेंच पे जा चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अपने अंतिम पायदान पर ये मुकदमा पहुंच गया है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चैलेंज करने का। ये रहेगा कि जाएगा, ये अश्विनी जी का केस है। अब तब तक जब तक ये वो सुनेंगे तब तक के लिए स्टे है, वो मैंने बता दिया। अब इस पर फैसला क्या हो सकता है? अगर अश्विनी जी जीत गए तो क्या होगा कि 91 के उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा कि ये गलत था, और उसके बाद उसकी बत्ती बनाई जाएगी और 10 जनपद को रवाना कर दिया जाएगा कि ये लो, रख लो अपने पास। और ऐसे जितने बाबर की औलादे हैं जो 1991 का बुर्का पहन के कहते हैं हाय अल्लाह कांग्रेस ने हमें ये चूरन दिया है, इस चूरन के ऊपर जो है कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, तो वो सारे सवाल अपने आप कब्रिस्तानों में जाके दफन हो जाएंगे। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने
अश्विनी जी को हरा दिया, उनके खिलाफ फैसला दे दिया और ये कहा कि नहीं, देश की संसद से आया, तब के सरकार से पास किया हुआ, राष्ट्रपति का अनुमोदित 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानूनी सही है, वो अस्तित्व में रहेगा। तब कोर्ट से गेंद निकल के कहां जाएगी? फिर जाएगी सरकार के पास। इसीलिए आज तक अपनी तमाम बहसों में, अपनी तमाम चर्चाओं में इससे जुड़े हुए मैंने कभी भी यह बात अपने मुंह से नहीं बोली कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरेंद्र मोदी को खत्म करने देना चाहिए, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के अख्तियार सामने टेबल पे है ही नहीं। ये फाइल ही टेबल पे नहीं है। ये फाइल टेबल पर तब जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होने के बाद ये कह देगा कि नहीं, ये वैधानिक है। फिर सारा का सारा सवाल, और उस दिन अवनीश पी शर्मा ये सवाल लगातार अपनी सरकार से पूछना शुरू करेंगे, अपने कानून मंत्री, अपने प्रधानमंत्री से पूछना शुरू करेंगे कि जो हिंदुओं के सर्वनाश के लिए कांग्रेस ने ये कानून बनाया था, भले उसमें सर्वे के रास्ते खुले हों, लेकिन सर्वे का रास्ता खुला है। ध्यान दीजिए, सर्वे के बाद संबल आपको हासिल हो जाएगा। अभी इसमें दुनिया भर के पेच है। अजमेर आपको हासिल हो जाएगा, उसमें दुनिया भर के पेच है। इसलिए बात तब अवनीश पी शर्मा दहाड़ दहाड़ के बोलेंगे दर्शकों कि नरेंद्र मोदी जी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब आप समाप्त कीजिए। सदन से कानून अगर बन सकता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लगातार हमें ये अधिकार दिया है। इसलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखने की जरूरत है, और सच की जमीन पर अगर हम अपनी समझ बनाएंगे तो एक शाम मोदी को प्यार नहीं करेंगे, दूसरी शाम मोदी को नफरत नहीं करेंगे। इसलिए कि सच्चाई की जमीन पर अगर चीजें हम समझेंगे, और मुझे लगता है कि तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को, चाहे वो राष्ट्रवादी हो चाहे दूसरे लोग हों, उनको भाव वाले गुब्बारे नहीं फुलाने चाहिए। कम से कम ऐसे मामलों पर सही बात, तथ्यात्मक बात वो दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपने हमसे इतने कम समय में हम लोगों ने जो चर्चा की दर्शकों, उस पर मुझे ये लगता है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जो भी तथ्यगत जानकारी थी उसको आपसे साझा करने की कोशिश की है, और वही बातें की हैं जो जरूरी हैं। गैर जरूरी बातों पर चर्चा करने से कुछ खास हासिल नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह से देते रहेगी। जय श्री राम। प्रणाम।